हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 23-24 को मैं डिस्कस करूंगा। ये जो आज का हमारा सेशन होगा वह बीपीएससी की जो इस वर्ष जो मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएंगी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि जो केंद्रीय बजट 23-24 का है वह बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। आखिर केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश करते समय कौन कौन सी ऐसी योजनाएं पेश की गई है जो कि आपको आगामी मुख्य परीक्षा में आपको आंसर लिखते समय आपको सब सेक्शन के रूप में उसको यूज करना होगा। आज की यही हमारा सेशन होगा। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए हम एक महत्वपूर्ण सूचना है। एकेडमिक्स फॉर सीएसई के द्वारा टेलीग्राम पर निःशुल्क मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां पे जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हमारे निःशुल्क उत्तर लेखन कार्यक्रम का आप हिस्सा बन सकते हैं। आइए आज हम लोग केंद्रीय बजट बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ एक बात मैं कन्फर्म कर दूं कि बीपीएससी में कभी भी बजट या फिर इकोनॉमिक सर्वे से संबंधी इंडिपेंडेंट प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अभी तक का यह ट्रेंड रहा है कि बजट से संबंधी इंडिपेंडेंट प्रश्न कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार की बजट, इसके अलावा बिहार सरकार की भी जो बजट होती है उसमें कई सारे ऐसे स्कीम होते हैं, कई सारे ऐसे न्यू प्रोविजंस होते हैं जो आप आंसर राइटिंग के दौरान या फिर जब आप उत्तर लिखेंगे मेंस के दौरान तो आप इसको अगर शामिल करते हैं तो अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में आपको 1-2 मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो उन्हीं सब पॉइंट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन किन किस टाइप के अगर प्रश्न आएंगे तो कौन कौन से नए स्कीम जो कि केंद्रीय बजट में शामिल किया गया है उसे आप वहां पर आंसर लेखन के दौरान शामिल कर सकते हैं। तो हम लोग इसी सेशन को आज प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो इस बार की जो बजट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसे हम लोग देखते हैं। भारत सरकार के द्वारा बजट 23-24 की जो प्राथमिकता है उसे 7 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि वित्तीय वर्ष 23-24 का जो केंद्रीय बजट है वह पूरी तरीके से इन्हीं 7 पॉइंटों के, इन्हीं 7 प्राथमिकताओं के इर्द गिर्द घूम रही है। और केंद्र सरकार के द्वारा इसे इन 7 प्राथमिकताओं को सप्तर्षि के नाम से संबोधित किया गया है। इनमें पहला पॉइंट है समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। तीसरा पॉइंट है अवसंरचना एवं निवेश। चौथा पॉइंट है सक्षमता को उजागर करना। पांचवा पॉइंट है हरित विकास। छठा पॉइंट है युवा शक्ति। सातवां पॉइंट है वित्तीय क्षेत्र यानी कि फिनेंशियल एरियाज, जो भी है वित्तीय क्षेत्र। तो ये जो 7 प्राथमिकता है केंद्रीय बजट 23-24 की, इसे केंद्र सरकार के द्वारा सप्तर्षि के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, तो इसमें से बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये हरित विकास का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अवसंरचनात्मक विकास का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, वित्तीय क्षेत्र का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो इन 7 में से 5 पॉइंट ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में आप शामिल कर सकते हैं। जैसे एक एक को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के टॉपिक में कौन से सेक्शन को हमें शामिल करना है। आइए सबसे पहले हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखते हैं। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत सरकार के द्वारा कुछ नए स्टेप कदम उठाए गए हैं। तो अगर कोई प्रश्न आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है या फिर फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, आप देखेंगे कि इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले ही प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उनमें सिर्फ नए पॉइंट आपको केंद्रीय बजट 23-24 का प्रावधान को आपको ऐड करना होगा। उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर से संबंधित कोई प्रश्न आते हैं। एग्रीकल्चर से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसमें डबल फार्मिंग इनकम से आ जाता है, किसानों की दुगनी आय से संबंधित कोई प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, प्रश्न आ जाता है कि सरकार के द्वारा किसानों की आय को दुगनी करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं और अब तक इसके क्या क्या सकारात्मक कदम हमें देखने को मिले हैं। तो चूंकि भारत सरकार द्वारा देखेंगे तो प्रारंभ में वर्ष 2022 ईस्वी तक किसानों की आय दुगनी करने को लेकर टारगेट रखा गया था। अब 2024 कर दिया गया है टारगेट को बढ़ाकर। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिर भारत सरकार के द्वारा किसानों की आय दुगनी करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो अभी तक जो सरकार की स्कीमें रही है उसे तो
आप लिखेंगे ही, लेकिन अगर आप साथ में जोड़ देते हैं कि केंद्रीय बजट 23-24 के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान किए गए हैं जो किसानों के लिए किसानों की आय को डबल करने में काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकती है, तो निस्संदेह आपको 2 या 3 मार्क्स ज्यादा मिलेंगे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में। ठीक है, तो ये कृषि से संबंधित प्रश्न आए या फिर खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी से संबंधित प्रश्न आए, उसमें भी ये पॉइंट काफी ज्यादा आपके मददगार साबित हो सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में कदम उठाए गए हैं नए नए, उसे अब हम लोग डिस्कस करते हैं। कृषि क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो कृषि क्षेत्र में सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है वह एग्रीकल्चर स्टार्टअप को लेकर है। क्योंकि आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं की संख्या काफी अधिक है, तो उनमें एग्रीकल्चर के प्रति स्टार्टअप की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा करने का लक्ष्य रखा गया बजट 2023-24 के अंतर्गत। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों के द्वारा एग्री स्टार्टअप, एग्री का मतलब है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों के द्वारा एग्री या एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के प्रोत्साहन हेतु कृषि वर्धक निधि की स्थापना, ठीक है। दूसरा है 2023-24 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया है, ठीक है। इसके पहले संभवतः 18 लाख, पिछले वर्ष के अगर आप पिछले वर्ष का बजट देखेंगे तो संभवतः कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया था 18.5 लाख करोड़ रुपया। ये आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन इस बार का इंपॉर्टेंट है। तो 18.5 लाख करोड़ रुपए से 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया कृषि ऋण का लक्ष्य, यानी कि किसानों को सरकार के द्वारा इतनी मात्रा में 20 लाख करोड़ रुपए ऋण दिए जाएंगे, तो कहीं न किसानों के लिए एक राहत भरी कदम हो सकती है। इसके अलावा कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय से बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने हेतु आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, ये किसानों की पूरक आय के रूप में कार्य करेगा। पूरक आय, अब देखिएगा किसानों की आय दुगनी कैसे होगी। अगर कोई किसान लगातार गेहूं और चावल का उत्पादन करते हैं तो किसानों की आय दुगनी नहीं हो सकती है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए उन्हें पूरक आय की आवश्यकता होगी, और पूरक आय उन्हें कैसे मिल पाएगी, जब वो कृषि के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य करेंगे, दुग्ध पालन का कार्य करेंगे या फिर मत्स्य पालन का कार्य करेंगे, बागवानी का कार्य करेंगे। तो यही पूरक आय के रूप में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 6000 करोड़ के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना का प्रारंभ। अब जानते हैं कि सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की प्रारंभ बहुत पहले की जा चुकी है, लेकिन उसके अंतर्गत एक उप योजना के रूप में 6000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ भी पीएम मत्स्य संपदा योजना की प्रारंभ, उसकी एक उप योजना का सब स्कीम का प्रारंभ किया गया है। तो निस्संदेह सरकार के द्वारा जो ये 5-6 कदम उठाए गए हैं वो किसानों की आय को दुगनी करने में, खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में, बरकरार रखने में एक महत्वपूर्ण कदम निभा सकती है। इसके अलावा चूंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने टॉपिक का हेडिंग दिया है, तो जनजातीय समुदाय के डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किया जा रहा है। पीवीटीजी का मतलब होता है जो वनरेबल जनजातीय समूह, जो वैसे जनजातीय समूह जो विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं, तो उनके विकास के लिए सरकार के द्वारा अगले 3 वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन यह स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं के बराबर है, ठीक है। ऊपर के जो हमने 5 पॉइंट बताए हैं वो चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रश्न आए या फिर खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड प्रश्न आए या फिर किसी प्रकार की कुपोषण वगैरह से भी प्रश्न आए, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगर कोई डायरेक्ट प्रश्न आ जाए कृषि से संबंधित तो आप लिख सकते हैं कि केंद्रीय बजट 23-24 के अंतर्गत कृषि को लेकर भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए हैं, और नीचे 1, 2, 3, 4 पॉइंट ऐसे करके 5 पॉइंट लिख देंगे तो आपके आंसर काफी ज्यादा पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ। इसमें से जो दूसरा सेक्शन है, दूसरा सेक्शन हरित विकास को लेकर है। ये अब इसका किस प्रकार के प्रश्न में आप इस आंसर को ऐड करेंगे। देखिए, कृषि से संबंधित भी प्रश्न है तो आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रश्न है तो आप ऐड कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रश्न है तो आप बेशक इसको ऐड कर सकते हैं।
ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड प्रश्न आए तो भी आप इसे ऐड कर सकते हैं, सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदूषण से निपटने के लिए प्रदूषण से संबंधित प्रश्न आए तो भी इसे ऐड कर सकते हैं। कौन कौन से कहां पर ऐड करना है उसे हम लोग अंतर्गत देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट अलग अलग जगह आपको ऐड करना होगा। पहला है रासायनिक उर्वरक के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र सरकार के द्वारा पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की गई है। पीएम प्रणाम योजना बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि प्रश्न आ जाएगा जैविक कृषि से संबंधित, मान लेते हैं कि कोई प्रश्न पूछ लिया गया है एग्जाम ने, बीपीएससी एग्जामिनेशन में मेंस में पूछ लिया गया है, जैविक कृषि से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया है, तो अब जैविक कृषि से संबंधित प्रश्न आए तो ये एक पॉइंट और यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को वहां पर ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा कि चूंकि अब सामान्य स्तर पर देखेंगे प्राकृतिक खेती जो होती है वहां पर रासायनिक खाद का उपयोग ज्यादा, ये जो सामान्य जनरल कृषि होती है वहां पर रासायनिक खाद का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, लेकिन प्राकृतिक जो खेती होती है या फिर जैविक कृषि जो की जाती है उसके अंतर्गत रासायनिक उर्वरक के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरक और जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, और उसके लिए सरकार के द्वारा पीएम प्रणाम योजना, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना की शुरुआत की गई है। तो ये एक पॉइंट हो गया, आपको जैविक कृषि के अंतर्गत लिखना है। इसके अलावा अगले 3 वर्ष में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। ये पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि ये प्रश्न, इसे आपको कहां पर ऐड करना होगा। अगर जैविक कृषि से संबंधित कोई प्रश्न आए, प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग से संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप डायरेक्ट इसे वहां पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 ईस्वी तक 5 MMT हाइड्रोजन का उत्पादन। आप ये डेटा को कंफर्म हो लीजिएगा, लेकिन संभवतः ऐसा ही है, ठीक है। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत क्यों की गई है, तो इसे आप प्रदूषण में जोड़ेंगे, प्रदूषण का टॉपिक आए, क्लाइमेट चेंज का टॉपिक आए, ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक आए, या फिर इसे इंडिपेंडेंट भी प्रश्न मेंस में बन सकता है। आप लोग इसे अलग से एक इंडिपेंडेंट टॉपिक को इसे तैयार करेंगे। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन चाहे ऐसे के लिए तैयार करें या फिर मेंस के लिए तैयार करें, लेकिन ये टॉपिक को आप लोग तैयार करके जाएंगे एग्जामिनेशन में, जब आप 68वीं 69वीं जो भी आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं मेंस का उसमें, ठीक है। इसके अलावा मैंग्रोव पौधारोपण हेतु मित्सी की शुरुआत, इसे आप लोग सिर्फ याद रखिए एक जानकारी के लिए कि मित्सी कार्यक्रम जो है मैंग्रोव पौधारोपण के लिए सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसके अलावा गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए अपशिष्ट से धन संयंत्र बनाने की लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। इसका भी आप लोग जैविक कृषि या फिर प्राकृतिक खेती के अंतर्गत इस टॉपिक को आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो समावेशी विकास का टॉपिक हो गया, हरित विकास का टॉपिक हो गया। अब हम लोग देखते हैं वित्तीय क्षेत्र या फिर वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन से संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित कोई प्रश्न आ जाते हैं, तो आप कौन कौन से टॉपिक, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित स्कीम, बुजुर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित स्कीम, युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित स्कीम, यानी कि समाज का वैसा वर्ग जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको फाइनेंस से, भारत की इकोनॉमी से जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे वे वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आएंगे। और ये टॉपिक का आपको इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का जो टॉपिक है, जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 का जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत ये आपको आंसर वहां पर लिखने में काम आएंगे। ये सारे जो पॉइंट होंगे वो, आइए कौन कौन से पॉइंट हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु महिला सम्मान बचत पत्र। अब देखिए, मान लेते हैं कि ऐसे का एक पेपर बीपीएससी के द्वारा इस वर्ष शामिल किया गया, ठीक है। ऐसे पेपर के अंतर्गत मान लेते हैं ऐसे का एक टॉपिक हो जाता है महिला सशक्तिकरण, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण आप जब बताएंगे कि वैदिक काल से किस प्रकार से यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि वैदिक काल से लेकर अभी तक महिला सशक्तिकरण किस प्रकार से हुई है, वैदिक काल में किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति थी, उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से हुई, मध्य काल में किस प्रकार से हुई, आधुनिक काल में किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति हुई। तो जब आप महिला सशक्तिकरण लिखेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको सरकार के प्रयास को भी आपको दर्शाना होगा, और जो सरकार के प्रयास है उसके तहत इस बार के बजट के भी पॉइंट को आप वहां पर दर्शा सकते हैं। ये आपके लिए
एक मार्क्स बूस्टर के रूप में ये सारे पॉइंट आपको काम करेंगे। तो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत की गई है। ये जो महिला सम्मान बचत पत्र है वह लघु बचत योजना के रूप में सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका टारगेट 2 वर्ष रखा गया है। 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि हेतु लघु बचत योजना के रूप में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की पूरकता हेतु महिला सम्मान बचत योजना की शुरुआत सरकार के द्वारा की गई है। इसके अलावा कारीगरों, शिल्पकारों को आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा हेतु प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। आप पॉइंट को ही पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। तो विश्वकर्मा शब्द से क्या आभास होता है? शिल्पकार। जो प्राचीन समय में आप देखे होंगे तो विश्वकर्मा उसे कहा जाता है जो नए नए रचना के लिए जाने जाते हैं। तो शिल्पकारों को या कारीगरों के सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उनको इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए, उन्हें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनकी पूरी कह सकते हैं सामाजिक सुरक्षा, समाज उनके अंदर जो भी नीड होती है उसको फुलफिलमेंट के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना, कौशल सम्मान योजना की शुरुआत सरकार के द्वारा की गई है। तो वित्तीय इंक्लूजन के दिशा में एक ये महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा इकोनॉमिक क्षेत्र में एमएसएमई ऋण हेतु ऋण गारंटी स्कीम 2 लाख करोड़ रुपए तक किया गया है। ऋण देने में दक्षता लाने, वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं, आप वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई प्रश्न आता है तो आप डालेंगे, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसके अंतर्गत भी ये सारे टॉपिक को आपको डालना है। आगे आते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था का विकास या फिर अवसंरचना। बेसिकली अवसंरचना से संबंधित कोई प्रश्न आता है। मान लेते हैं कि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत सरकार के द्वारा इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, या फिर भारत सरकार के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको देना होगा। क्या कैसे किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। तो सरकार के द्वारा घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों हेतु न्यूनतम 50 गंतव्यों का विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर 50 गंतव्यों का विकास हो जाएगा तो क्या होगा, अधिक से अधिक पर्यटक भारत में आएंगे, और अधिक से अधिक अगर पर्यटक भारत में आएंगे तो कहीं ना कहीं जो मुद्रा का जो प्रवाह है वह इंडियन इकोनॉमी में बना रहेगा, और इंडियन इकोनॉमी जो है काफी ज्यादा एक बूस्टर के रूप में इंडियन इकोनॉमी में यह काम करेगा। इसके अलावा टियर 2 एवं टियर 3 शहरों में अवसंरचना के विकास हेतु सरकार के द्वारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना का लक्ष्य रखा गया सरकार के द्वारा। यानी कि टायर 2 और टायर 3 जो शहर है वहां पर सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, और उसके लिए सरकार के द्वारा रखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारे जो पॉइंट है, देखिए केंद्रीय बजट 23-24 के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ डिस्कस किया वैसे पॉइंट जो आप मेंस एग्जाम के दौरान आप आंसर में लिख सकते हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये सारे जो पॉइंट है आप सब सेक्शन के रूप में अपने उत्तर में जरूर शामिल कीजिए। मान लेते हैं कि एक उत्तर आपको 4 पेज में लिखनी होती है, ठीक है, 2 पन्ने में, यानी कि 4 पेज में आप एक प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, तो अंत में आप आधे पेज में अगर कृषि से संबंधित प्रश्नों, जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों, ग्लोबल वार्मिंग से हो, खाद्य सुरक्षा से हो, अवसंरचनात्मक विकास से हो, इंडियन इकोनॉमिक्स की डेवलपमेंट से हो, तो वहां पर करीब 3-4 पॉइंट में आप केंद्रीय बजट 23-24 की अगर प्रमुख प्रोविजन को, बातों को लिखते हैं तो इससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि ये जो स्टूडेंट है, ये जो कैंडिडेट है, वे करंट के साथ पूरी तरीके से अपडेशन है, और इससे आपके जो मार्क्स हैं वो काफी ज्यादा अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में 1-2 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। और अगर हर एक प्रश्न में 1-2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं तो निस्संदेह आप अच्छे मार्क्स के साथ मेंस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस प्रकार से बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से केंद्रीय बजट 23-24 का हमने डिस्कस किया है। जैसे ही बिहार का बजट इस बार पेश किया जाएगा सदन के अंतर्गत, तो हमारी कोशिश होगी कि बिहार बजट के महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए, जो कि मेंस परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए फिर से है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके निःशुल्क मेंस उत्तर लेखन कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप उसे ज्वाइन करें और हमारे निःशुल्क मेंस आंसर राइटिंग का हिस्सा बनकर अपनी उत्तर लेखन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकते हैं और उत्तर लेखन की जो स्तर है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।